विद्यार्थियों, कल हमने दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो अभ्यास के प्रश्नों से ध्यान देने से पहले हमें एक बार फिर देख लेते हैं दो ध्रुवीयता का अंत यानी दो ध्रुव क्या है। जिस तरह बच्चों गांव में आपने देखा होगा चुनाव होते हैं तो गांव दो पक्ष होते हैं, खाम खां जो अपने आप में चौधरी कहलाते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और कई गांव में दो से ज़्यादा भी होते हैं। तो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में करना, प्रभावित करना और अपने साथ रखना, ताकि एक धुरबंदी हो सके और वोट ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके। यानी जिस एक गांव में जिसके पास ज़्यादा आदमी वही उस गांव का चौधरी। उसी प्रकार 1945 के बाद पूरा विश्व दो भागों में बट गया। एक था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए। इस विश्व के दो चौधरी बन गए और दोनों ने विश्व के देशों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो ये विश्व के दो ध्रुव थे। तो आज हम इसका विस्तार से हमने इसकी व्याख्या तो कर ली थी। आज पढ़ते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। तो आप पहले अपनी ये जो किताब है समकालीन विश्व राजनीति, इसका जो अभ्यास के प्रश्न है वो निकाल लीजिए। मैं आपको साथ साथ याद ही करवा दूंगा। ये पहला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, यानी एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी उसकी प्रकृति क्या थी? तो बच्चों मैंने बताया सोवियत अर्थव्यवस्था कैसी थी? साम्यवादी, यानी सरकार का नियंत्रण था, कोई निजी उद्योग निजी खेती नहीं थी। और यहाँ तक कहते थे कि आप अपने घर में सब्जी लगा सकते हो, आप किसी को बेच नहीं सकते, आपको वो अपने पड़ोसी को फ्री में देनी पड़ेगी। यहाँ तक सरकारी नियंत्रण था, यानी निजी कुछ नहीं था। तो कहता है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। अब इस प्रश्न में बच्चों आप चार ऑप्शन दिए गए, इसको ध्यान से पढ़ो। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, यानी साम्यवाद, समाजवाद, यानी देश की संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार, यानी सरकार का अधिकार, यानी राज्य का अधिकार। तो ये तो गलत पूछ रहा है, ये तो ठीक बात है, उसकी विशेषता है। ये तो सोवियत अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ये भी राज्य का नियंत्रण था, समाजवाद था या फिर साम्यवाद था। दूसरा है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण था। ये भी सही है, ये तो उसकी विशेषता है साम्यवाद की। भी उत्पादन के साधन, खेती हो चाहे उद्योग हो, जो वस्तुएं पैदा कर रहे हैं सब किसके नियंत्रण में थी? राज्य के और देश की सरकार के। ये भी ठीक है। जनता को आर्थिक आजादी थी। जब एक व्यक्ति अपने घर में सब्जी बीज कर यदि ज्यादा पैदा हो गई तो फ्री में देनी पड़ती थी, बेच नहीं सकता था, तो फिर आजादी तो नहीं थी। तो ये क्या कह रहा है? कौन सी सोवियत अर्थव्यवस्था की आजादी कथन है वो गलत कौन सा है? तो ये कथन गलत है कि जनता को आर्थिक आजादी थी नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। चौथा है अर्थव्यवस्था को हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता है, यानी अर्थव्यवस्था के हर पहलू को, यानी खेती हो चाहे उद्योग धंधे हो, राज्य सरकार प्लानिंग करेगा, योजनाएं बढ़ाएगा, किस उद्योग में क्या पैदा करना है, किस खेत में क्या बीजना है, उसकी उत्पादन कैसे लेना है, उसका उत्पादित वस्तुओं का क्या करना है, ये सारे के सारे फैसले सरकार करती थी। ये भी ठीक है। तो बच्चों इस एक प्रश्न से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बन जाता है 2-3 नंबर का, जिसमें सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में आप क्या जानते हो।
सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में आप 3 बातें लिखो। सोवियत अर्थव्यवस्था की आप विशेषता बताओ। तो इस एक गलत को छोड़ के जो बाकी 3 हैं वो उसके उत्तर है। तो पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा करें हम, निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार सजाए। कहते हैं निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार सजाए। तो पहला है काल क्रम अनुसार। क्या होता है बच्चे? पहले सब हमें, यदि प्रश्न का अर्थ समझ में आ गया ना तो सारा कुछ ठीक है। काल क्रम अनुसार, काल माने होता है समय, क्रम माने 1 2 3 4 या 5 4 3 2 क्रम, यानी चढ़ता क्रम है। या कई बार ऐसा चढ़ते क्रम में बताओ तो 1 2 3 4, और उतरते क्रम में बताओ तो 5 4 3 2 1 ऐसे बताएंगे। तो यानी मोटा मोटा यदि हम देसी भाषा में बात करें तो ये कहना चाहता है पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटी, इसके बाद कौन सी घटी और इसके बाद कौन सी घटी। यानी 4 घटनाएं हैं आपको चढ़ते क्रम में बतानी है। तो अफगान संकट बच्चों, अफगान संकट हुआ था 1979 में। बर्लिन की दीवार का गिरना ये हुआ था 1989 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 90 में। और रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो नंबर 1 पर क्या हुआ? रूसी क्रांति हुई। दूसरा, क्योंकि रूसी क्रांति 1917 में हुई, उसके बाद अफगान संकट आया, यानी रूस का एक प्रकार से कब्जा था अफगानिस्तान पर, वो 1979। और फिर बर्लिन की दीवार गिरती है, और बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद सोवियत संघ के टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है और 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है। तो इसका क्रम कैसे लगाएंगे हम? पहला घ, दूसरा क, तीसरा ख और चौथा ग। तो ये अब आप इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा, आपको अफगान संकट क्या था, बर्लिन की दीवार गिरना क्या है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ और रूसी क्रांति कभी, आप अपने अध्यापक से इनके बारे में चर्चा करो, ताकि ये 4 प्रश्न भी आपको, आपके ये पूछा जा सकता है अफगान संकट के बारे में आप क्या जानते हो, बर्लिन की दीवार क्या थी, कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी, कितनी ऊंची थी, किसने बनाई थी, ये बातें कर सकते हो। सोवियत संघ टूटा कब था? तो टूटा बर्लिन की दीवार से शुरू हुआ था और बाद में आपस में मनमुटाव हुए और जो साथ मिले हुए देश थे उनमें अलगाववाद पैदा हो गया, आंदोलन होने लगे और धीरे धीरे लोग अलग हो गए। और लास्ट में 1991 में क्यों कहते ये टूटना शुरू तो 89 से ही हो गया था, तो 91 क्यों कहा? क्योंकि 91 में कुछ 3-4 देश बच गए थे जो इकट्ठे थे, उन्होंने मिलकर सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि अब सोवियत संघ का कोई अस्तित्व नहीं है, सारे देश स्वतंत्र है और अपनी नीति अपनाएं। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? यानी अब निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है? विघटन क्या होता है बच्चों? टूटना, यानी सोवियत संघ टूटा। सोवियत संघ किससे बना था? 15 देशों से मिलकर। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं भी सोवियत संघ में कितने देश शामिल थे? तो 15 देश थे। तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम बताना है, भी परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या है उसका, क्या परिणाम नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो बच्चों आपको यहां से एक नया प्रश्न खुद बनाओ कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है। ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 और 5 नंबर का प्रश्न हो गया। तो यानी एक ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आप सब कुछ हल कर सकते हो। यानी सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है, तो इसने पूछा क्या है, क्या नहीं है, तो एक नहीं है, 3 तो है। तो आपको बताना क्या है, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ, तो 3 कारण लिख दो, वो एक नया प्रश्न बन गया। अब मैं ढूंढना क्या है कि परिणाम नहीं है, यानी ऐसी इसमें क्या चीज है जिसने सोवियत संघ को टूटने में मदद नहीं की, यानी उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ा। तो पहला क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के बीच में विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर और सोवियत संघ के बीच में विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, यानी 1917 से लेकर 1991 तक अमेरिका और
सोवियत संघ की लड़ाई क्या थी? प्रमुख लड़ाई थी विचारधारा की। सोवियत संघ साम्यवाद स्थापित करना चाहता था, साम्यवाद को बढ़िया बताता था और पूंजीवाद को कहता था कि अमीर गरीबों का शोषण करते हैं, जबकि अमेरिका के पक्ष वाले अमेरिका गुट है वो बता रहा था कि पूंजीवाद से बढ़िया कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। तो आपस की लड़ाई क्या थी? उन्होंने कोई आपस में परमाणु बम थोड़ी चलाए थे, सिर्फ विचारों की लड़ाई थी। वो कहता था सोवियत साम्यवाद अच्छा है और अमेरिका कहता था पूंजीवाद बढ़िया है। तो ये कारण था। क्या तुम्हें बताना है? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। अब जो स्वतंत्र राज्य हुए, जो 14 देश अलग अलग बन गए थे, वो क्या उनका एक राष्ट्रकुल बन गया था। यानी उन्होंने एक सब देशों ने मिलकर एक संस्था बना ली थी जिसको बोलते हैं राष्ट्रकुल देश, जिसको बोलते हैं राष्ट्रकुल देश, जिसको CIS के नाम से भी जाना जाता है, CIS। आगे है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। हाँ, विश्व में जो व्यवस्था थी वो जब सोवियत संघ कमजोर पड़ गया, सोवियत संघ के साथ भी बहुत से देश थे, अमेरिका गुट हावी हो रहा था, तो पहले जो संतुलन था संसार का वो 2 गुटों में बटा हुआ था। यानी पावर थी, ताकत थी, वो 2 गुटों में बटी हुई थी। अब सोवियत संघ कमजोर पड़ गया और अमेरिका हावी हो गया, यानी पूंजीवाद हावी हो गया और साम्यवाद कमजोर हो गया। तो क्या कर रहा है ये? विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव आ गया, यानी शक्ति संतुलन। तो ताकत थी वो एक, जो सोवियत संघ की ताकत थी वो भी अमेरिका की तरफ चली गई, क्योंकि सोवियत संघ के पीछे लगने वाले जो देश थे वो भी धीरे धीरे अमेरिकी प्रभाव में आ गए। आगे मध्य पूर्व संकट, मध्य पूर्व का संकट, जैसे ईरान, इराक, ये जो देश है, उज्बेकिस्तान, इस प्रकार के देशों को मध्य पूर्व के देश कहा जाता है। क्या इनमें जो संकट है वो पड़ा? नहीं। यानी ऊपर वाले तीनों कारण थे वो सोवियत संघ के टूटने के कारण थे, और मध्य पूर्व का संकट है इस सोवियत संघ को टूटने का उसका सोवियत संघ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी मध्य में और पूर्व साइड में देशों में जो आपसी झगड़े थे, उन झगड़ों का सोवियत संघ के टूटने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऊपर के 3 हैं वो सोवियत संघ के टूटने के कारण है। तो एक नया प्रश्न बन गया, सोवियत संघ के टूटने के कोई 3 कारण बताओ। तो यही तो 3 कारण आपको बताने हैं। आगे निम्नलिखित में से मेल बिठाए। मेल क्या होता है बच्चों? इधर 1 2 3 लिखा हुआ है और आगे क ख ग घ है। ये जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको सिर्फ सुनना है ही नहीं, आपको किताब लेके जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर ध्यान दो और साथ में सुनो। अकेले आप सुनोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। आप काली पेंसिल लेके बैठो, अपनी किताब में निशान लगाओ, कुछ अच्छा लगे तो नोट कर लो। यदि आप कार्रवाई करोगे कुछ तो आपको स्थायी याददाश्त आपके दिमाग में आ जाएगी और फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो निम्नलिखित में मेल बिठाएं, यानी इधर 5 चीज है, आगे वाली 5 चीज है, इनको मेल बिठाना है। मेल बिठाना क्या होता है? जैसे इधर रोटी लिख रखी है 1 पर और इधर चौथे पर जाके सब्जी लिख रखी है, तो रोटी किसके साथ खाई जाती है? सब्जी के साथ। तो रोटी और सब्जी को मिलाना है। एक गुड़ लिखा हुआ है, इधर साइड में चीनी लिखी हुई है, तो दोनों मीठी है, तो गुड़ को और चीनी को मिला दो। यानी आपस में जो चीजें आप मिलाओगे उनका मेल होना चाहिए, यानी वो बिना मेल की चीज ना हो। तो मिखाइल गोर्बाचोव दिया हुआ है, शॉक थेरेपी रूस, बोरिस येल्सिन वार्सा। आगे दिया सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, सैन्य समझौता, सुधार की शुरुआत, आर्थिक मॉडल और रूस के राष्ट्रपति। अब देखो मिखाइल गोर्बाचोव 1917 की क्रांति से लेकर लेनिन, स्टालिन, ख्रुश्चेव, ब्रेजनेव और मिखाइल गोर्बाचोव, जब मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने पहली बार ये स्वीकार किया कि साम्यवादी व्यवस्था के कारण हमारा देश कमजोर हुआ है, हमें आर्थिक सुधार करना चाहिए। अब आर्थिक सुधार क्या है? यानी सरकारी जो नियंत्रण है सारे उद्योगों पर, खेती पर, उसमें कुछ ढील देनी चाहिए और निजी हाथों में भी ये उद्योग देने चाहिए, ताकि लोग ज्यादा मन से, ज्यादा ऊर्जा से काम कर सके। और देश में जो कमजोरी आई है आर्थिक क्षेत्र में, जो खाद्यान्न की कमी आई है रूस में, सोवियत संघ में, क्योंकि उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ था,
तो सोवियत संघ में जो कमी आई थी उसको दूर करना चाहते थे गोर्बाचोव। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में आपको मेल करने हैं। मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया? मिखाइल गोर्बाचोव सुधारों की शुरुआत की। मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधारों की शुरुआत की। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल है बच्चों। जब सोवियत संघ को मोटा तौर पर तोड़ने में हम कहें तो मान लो अमेरिका का हाथ था। अमेरिका तो चाहता था, इसलिए जो सोवियत संघ के साथ जो देश मिले हुए थे उनको बार बार वो प्रोत्साहित कर रहा था कि तुम अलग हो जाओ और आपको हम सहायता देंगे, पूंजीवाद लागू करेंगे और हम आपको मशीनरी, उद्योगों का, खेती का उपकरण, उर्वरक सब देंगे और आपका देश तरक्की करेगा। तो शॉक थेरेपी है क्या? शॉक माने होता है आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, और थेरेपी क्या होता है? पट्टी करना। यानी पहले चोट पहुंचाओ और फिर उसका मरहम पट्टी करो। यानी पहले तो सोवियत संघ को तोड़ा, उन देशों को अलग किया और फिर उनकी अर्थव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए मदद करने का भरोसा दिलाया। इसको बोला गया आर्थिक मॉडल। और बोला किसने? ये IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पैसे का लेन देन करती है। और दूसरा जो है वर्ल्ड बैंक, ये भी अनेक देशों को कर्जा देता है आर्थिक विकास के लिए, ये भी कर्जा ही देता है। तो अब बच्चों आपको दिमाग में आता है कि ये क्यों कर रहे थे? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? तो ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब आपको पता है गांव में दादा होता है तो सारा गांव है उनके प्रभाव में तो रहता है। तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये भी अमेरिका के ही प्रभाव में थे और अमेरिका के कहने से ही कार्रवाई कर रहे थे। अब रूस क्या है? रूस का सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। अब बच्चों उत्तराधिकारी है, जैसे तुम्हारे दादा के उत्तराधिकारी तुम्हारे पिताजी थे और पिताजी के उत्तराधिकारी तुम हो। इसी तरह सोवियत संघ जब टूटा, 15 देश अलग हुए तो रूस भी अलग हो गया, क्योंकि पहले 1917 में भी रूस था, सोवियत संघ तो बाद में बना। तो जब अलग हुए तो रूस अकेला रह गया। अब जो रूस को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन होगा? अब रूस। ये फैसला किसने किया? ये यूएनओ ने किया। यानी यूएनओ कौन है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने फैसला किया कि इतने साल सोवियत संघ के साथ जिस देश की जो संधि हुई है, जिस देश की जो भी संधि हुई है, जिस देश के साथ किसी प्रकार का संबंध है या परमाणु हथियार उनके पास पड़े, सारी जिम्मेदारी रूस को दे दी। यानी सोवियत संघ का जो दायित्व बनता था वो सारा दायित्व अब रूस करेगा। जैसे घर में 4 बेटे हों, उनके अलग अलग कर दिया जाए, तो पिताजी है वो बड़े बेटे को कहता है कि बेटा ठीक है तुम न्यारे हो गए, लेकिन इसके बाद आप बड़ा ही बड़ा बेटा कहता है कि सारी घर की जिम्मेदारी तुम करोगे। अब बहनों के पास जाना, उनका भात भरना, ये सारा काम बड़ा बेटा करेगा। यानी पहले इकट्ठा थे तो सारा घर कर रहा था, अब अलग हो गए तो अलग होने के बाद अब बड़ा बेटा कर रहा है। तो अब सोवियत संघ के टूटने में जो रूस बना वो उसका बड़ा बेटा है और उस बड़े बेटे को सोवियत संघ का सारा दायित्व सौंप दिया गया। अब आगे है बोरिस येल्सन। बोरिस येल्सन कौन था? बोरिस येल्सन था रूस का राष्ट्रपति। रूस का राष्ट्रपति। अब रूस का राष्ट्रपति कैसे हो गया? गोर्बाचोव तो सोवियत संघ का राष्ट्रपति था। तो सोवियत संघ का जो अंतिम राष्ट्रपति था वो था मिखाइल गोर्बाचोव। यानी प्रश्न आ सकता है बेटे भी गोर्बाचोव कौन था? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव के बाद में रूस बन गया था और रूस का जो पहला राष्ट्रपति बना वो था बोरिस येल्सन। और बोरिस येल्सन को आगे लाने वाला व्यक्ति था वो भी मिखाइल गोर्बाचोव था। और मिखाइल गोर्बाचोव को उन्होंने उसके साथ जो तख्ता पलट हुआ था, मिखाइल गोर्बाचोव को हटाया था, तो उसकी अगवानी करने वाला भी बोरिस येल्सन था। यानी चेले ने गुरु को गद्दी से उतार कर रूस बनाया और खुद राष्ट्रपति बन गया। अब वार्सा क्या है? वार्सा क्या है? ये सैन्य समझौता है। यानी अब यहां 2 चीजें याद करो एक साथ, एक तो नाटो NATO और एक वार्सा पैक्ट। नाटो क्या है? अमेरिका ने अनेक देशों के साथ मिलकर
जो सैन्य संगठन बनाया कि हमारे पर कोई आक्रमण करेगा तो हम मिलकर उस देश के खिलाफ आक्रमण करेंगे, उस सैन्य संगठन का नाम क्या रखा? उस सैन्य संगठन जो बनाया था उसका नाम रखा नाटो। और इसी के पैरेलल में सोवियत संघ ने अनेक देशों के साथ मिलकर एक सैन्य संगठन बना लिया और जिसको वार्सा पैक्ट कहा गया। जिसको वार्सा पैक्ट यानी सोवियत संघ ने बनाया वो वार्सा पैक्ट, और जो अमेरिका ने बनाया वो नाटो। तो अब दोबारा इसको देखो, मिखाइल गोर्बाचोव का किससे संबंध है? सुधारों की शुरुआत की। शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक मॉडल है। और रूस के साथ क्या है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा हो गया। बोरिस येल्सिन क्या है? रूस का पहला राष्ट्रपति। यानी रूस जब 1991 में सोवियत संघ टूटा, रूस बन गया तो पहला राष्ट्रपति बना। और वार्सा क्या है? ये वार्सा सोवियत संघ का सैन्य संगठन है और इसके विपरीत में अमेरिका का सैन्य संगठन नाटो था। अब खालिस्तान की पूर्ति करो। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी। यानी सोवियत संघ की विचारधारा कैसी थी? अब बेटे जो हमने 4 पहले प्रश्न किए ना, अगले सारे प्रश्न उन्हीं चारों में हैं। यदि हम कंसेप्ट क्लियर कर लें, समझ लें, तो अब तो सारे उत्तर देने आसान है। एक भी प्रश्न आपको ऐसा लगे कि पहले चारों में नहीं आया तो आप मुझे बताना। सोवियत राजनीतिक प्रणाली के किस विचारधारा पर आधारित थी? यानी खालिस्तान विचारधारा पर आधारित थी। तो साम्यवाद, इसको समाजवाद भी कह सकते हैं हम। दूसरा है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन क्या है? अभी तो पढ़ा है, वार्सा पैक्ट। सोवियत संघ ने जो सैन्य संगठन बनाया था उसका नाम क्या है? वार्सा पैक्ट। और खालिस्तान पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। यानी सोवियत संघ में कौन सी पार्टी का दबदबा था? एक ही तो दल था, साम्यवादी दल। और खालिस्तान ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। अब सुधारों की शुरुआत किसने की थी? मिखाइल गोर्बाचोव ने। और खालिस्तान का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था, तो बर्लिन की दीवार। ये तो हमने पढ़ा है ऊपर। अब प्रश्न क्या आ सकता है? शीत युद्ध का अंत है वो आप किससे मानते हो? बर्लिन की दीवार से। आगे छठा प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करो। यानी बच्चे ये पूछ रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से अलग कैसे है? ये हो गया एक तो सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? पूंजीवाद। यानी पूरे पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में क्या था? पूंजीवाद। सोवियत संघ में क्या था? साम्यवाद। तो कहता है कि इनको अलग करने वाली 3 बातें बताओ, विशेषता बताओ, 3 बात बताओ भी आप किस आधार पर कह सकते हैं। जैसे आपके सामने 2 बच्चे खड़े कर दे, हम कहेंगे कि इन दोनों में अंतर बताओ, तो कहेंगे एक 5 फुट का है और एक 4.5 फुट का है। एक का रंग ये है, दूसरे का रंग ये है। एक खिलाड़ी है और दूसरा पढ़ने में होशियार है। तो ये हमने दोनों के अंतर कर दिए। यही अंतर आपको साम्यवाद और पूंजीवाद में करना है। और यही यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए साम्यवाद और पूंजीवाद में अंतर बताओ, तब भी यही अंतर है। और सोवियत संघ का पूछ ले, सोवियत संघ और अमेरिका की विचारों में क्या भिन्नता थी? तो यही भिन्नता है। तो क्या भिन्नता थी? विचारधारा की। अंतर क्या था? मोटा तो विचारधारा था। सोवियत संघ कौन सी विचारधारा अपनाता था? बताओ अब। सोवियत संघ की विचारधारा कौन सी थी? साम्यवाद। और अमेरिका की कौन सी विचारधारा थी? पूंजीवाद। अंतर हो गया। और स्वामित्व, मालिक कौन था उस अर्थव्यवस्था का? सोवियत संघ की पूरी अर्थव्यवस्था, सारे उद्योगों, सारे खेत का मालिक कौन? देश की सरकार, देश, राज्य। और अमेरिका में निजी उद्यमी, बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी थी और जमीन भी अपनी थी। अमेरिका में तो बहुत बड़े बड़े खेत हैं, 2,000 किला के खेत हैं उनके, तो उनके मालिक भी निजी थे। ये मेरा खेत है, ये मेरा है, ये मेरा है, यानी निजी स्वामित्व। तो एक तो हम विचारधारा के आधार पर अंतर कर देंगे और दूसरा स्वामित्व के आधार पर। और तीसरी सबसे बड़ी जो उनको अलग करती है वो है बेटा योजना, प्लानिंग करना। यदि किसी देश में
सरकार का पूरा नियंत्रण है तो उसे योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे हम पढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं। उसी तरह कोई भी देश के साधनों पर यदि सरकार का जितना नियंत्रण है उतनी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जितना पूंजीवाद है प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर प्लानिंग कौन करेंगे? जिसके के पास खेत है वो खेत का मालिक प्लानिंग करे कि कहाँ क्या बीजना है। जिसके पास उद्योग है वो खुद प्लानिंग करे भी मुझे किस चीज का उत्पादन करना है, मेरे को फायदा किस में होगा। पूंजीवाद में जो काम किया जाएगा वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर काम होता है, लाभ। पूंजीवाद सिर्फ लाभ कमाने की विशेषता है, और समाजवाद और साम्यवाद है हर व्यक्ति की कल्याण का काम पूरा करना। तो ये इनकी अंतर है। आगे 7वां, किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुआ? कहता है गोर्बाचोव सुधार के लिए कैसे बाध्य हुआ? नंबर 1, जो मिले हुए देश थे उनमें विरोध हो रहा था क्योंकि अमेरिका उसकी उंगली लगा रहा था। दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा ये गोर्बाचोव खुद पश्चिमी देशों में बढ़ रहे जो विकास हो रहा था, पश्चिमी देशों में और अमेरिका में जो विकास हो रहा था उस विकास से प्रभावित था, और सोवियत संघ की कमजोरी भी थी। सोवियत संघ कमजोर हो रहा था तो गोर्बाचोव मजबूर भी हो गया कि हमें पूंजीवाद की ओर जाना चाहिए। एक सोवियत संघ गोर्बाचोव था वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ आपसी संबंध बनाना चाहता था। बच्चों जब तक साम्यवाद था तब तक सोवियत संघ का इन पश्चिमी देशों और अमेरिका से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। तो ये चीजें उनके इन चीजों को देखकर, यानी देश में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए, नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, खाद्यान्न आयात को कम करने के लिए, ताकि विदेशों से संबंध होंगे तो अच्छी टेक्निक लेंगे, उद्योग लगाएंगे, टेक्निक लेके खेती करेंगे, और जिससे हमारी देश मजबूत होगा। तो आगे जो प्रश्न है 8वां, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? आघात पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर मरहम पट्टी करना। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह बेहतर तरीका था? अब बच्चों ये प्रश्न ना तो मेरे से पूछा है किसी ने, सिर्फ आपसे पूछा है। शॉक थेरेपी क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको पूछ रहा है क्या साम्यवाद से, यानी सोवियत संघ साम्यवाद से किस ओर गया? पूंजीवाद की तरफ। क्या यही बढ़िया समय था, या ये जो शॉक थेरेपी ये एक अच्छी नीति थी? आप उसको अच्छी मानते हो, बुरी मानते हो, या दबाव की मानते हो, या अमेरिकी दादागिरी की मानते हो? तो आप इसके बारे में कुछ लाइनें लिख सकते हो। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के पक्ष और विपक्ष में लेख लिखें। यानी आगे कथन दिया गया है। बेटे कथन की बात आती है, अभी किसी आदमी ने ये बात कही है तो इस कथन की व्याख्या करो। और कोई किसी की कही हुई बात को इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। तो कहता है निम्नलिखित कथन के पक्ष में भी बताओ और विपक्ष में भी बताओ। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद, जब कहता है दूसरी दुनिया, अब पहली दुनिया थी पूंजीवाद, दूसरी दुनिया थी साम्यवाद, और तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष वाली। ये 3 दुनिया थी उस समय में। तो आपको इन दुनिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। कहता है दूसरी दुनिया के विघटन के बाद, अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? रूस जैसे परंपरागत मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि रूस भारत के आजाद होने के बाद मित्र देश रहा है। हमेशा रूस ने हमारी सहायता की, परंपरागत यानी पुराने समय से ही वो हमारे साथ था और हमारी भारत की मदद कर रहा है। तो रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहता है कि दूसरी दुनिया का जब विघटन हो गया तो क्या भारत को विदेश नीति बदलनी चाहिए? हमारा पहले तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के समय में हमारा झुकाव किसी की तरफ नहीं था। इंदिरा गांधी की आने के बाद हमारा झुकाव हो गया सोवियत संघ की तरफ। अब 1989 से 91 तक सोवियत संघ टूट गया। अब हमारा दोबारा जो ध्यान था वो अमेरिका की तरफ आना स्वाभाविक था। अब देश में एक ही बच गया, सारे देश सारा संसार ही पूंजीवाद अपना रहा है। तो 1991 में बेटे आपने एक शब्द सुना होगा, भारत में उदारवाद कब शुरू हुआ? इसी को तो कहते हैं उदारवाद। इस पूंजीवाद लागू कब हुआ था? ये पूंजीवाद लागू हुआ था 1991 में, जब हमारे पीवी नरसिम्हा राव मुख्य प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो अब आपको खुद ये चीजें बतानी है कि क्या अमेरिका के साथ हमें
दोस्ती रखनी चाहिए, क्या रूस के बाद हमें अमेरिका की ओर झुकना चाहिए। लेकिन हमने पूरी 1990 से लेकर 2024 तक पूरी कोशिश की कि हम अमेरिका की तरफ जाने का मूवमेंट बना रहे थे। विदेश नीति में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था, लेकिन अचानक अभी 24 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति आए हैं, उनका रुख और है। अब भारत और अमेरिका की जो टसल है वो काफी बढ़ गई है, और अब अमेरिका के लोग ही कहने लगे हैं कि हमने भारत को 10-15 सालों में की कोशिश की कि वो भारत है वो अमेरिका की तरफ आए, अमेरिका का मित्र बने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों के कारण अमेरिका से भारत है वो दूर जा रहा है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से सुनो और पूरे अभ्यास का जो प्रश्न है उनको करो और अपनी साफ कॉपी में लिख लेना। मैं मेरे स्कूल के बच्चों की तो मैं कॉपी चेक करूंगा, और बाकी सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि अभ्यास के प्रश्न लिखो, साफ साफ लिखो, अपने विचार लिखो और अपने अध्यापक को दिखाओ और पूछो कि मैंने सही लिखा है क्या। गलत भी लिख दोगे तो कोई झंडे नहीं झुकने। आपको अपनी बात कहना, लिखना, यही से तो सीखना है। आप लिखो, गलत होगा तो आपका अध्यापक आपको बताएगा। धन्यवाद।